अहले मगरिब और यहूदी लॉबी की अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट जो कि फिफ्थ जनरेशन यानी कि मीडिया के जरिए मुसलमानों की ज़हन साजी करके इन्हें इनकी तारीख भुलाकर इन्हें फहश और अयानी के अंदर मुब्तला करना और इनके फैमिली सिस्टम को तोड़कर इन्हें कमज़ोर करना था। इन्हें अब अपने ये ख्वाब इस ड्रामा सीरियल के आने के बाद चकनाचूर होते नजर आ रहे हैं, जिसका सबूत है न्यूयॉर्क टाइम के अंदर शाया होने वाला एक आर्टिकल जिसके अंदर इस ड्रामा सीरियल को खामोश एटम बम कहकर तशबीह दी गई है, क्योंकि ये हॉलीवुड के फर्जी सुपर हीरोज की बजाय मुसलमानों के असल सुपर हीरोज और इनकी तारीख को यूं दिखाता है कि किसी भी मुल्क और कौम के खिलाफ दुश्मनों की साजिशों को हक और ईमानदारी और वफादारी के रास्ते पर चलकर कैसे मुसलमान आसानी से ज़ेर कर सकते हैं। वो मुसलमान जिन्होंने 1291 से लेकर 1924 तक यानी सल्तनत उस्मानिया के दौर के अंदर उम्मत मुस्लिमा का अपनी तलवारों से दिफा किया और 600 साल तक इस्लामी खिलाफत को कायम किया रखा। इस ड्रामा सीरियल ने क्यों अहले मगरिब की नींदें हराम कर रखी हैं और इनके मंसूबों पर मुस्तकबिल के लिए खतरे की घंटी कैसे बजा दी है, इसे समझने के लिए सबसे पहले आपको अर्तुगरुल गाजी, जो खिलाफत उस्मानिया की बुनियाद रखने वाले सबसे पहले इंसान थे, इनकी तारीख और खिलाफत उस्मानिया के क़याम, इसके अरूज और ज़वाल को मुख्तसर तौर पर समझना होगा। मैं कोशिश करूंगा कि इस लंबे टॉपिक को आपको मुख्तसर करके और जितना हो सके इसे प्रिसाइज करके आपको समझाने की कोशिश करूं। दोस्तों, सल्तनत उस्मानिया जो दुनिया के 3 बड़े आज़मों तक फैली हुई थी और दुनिया की सबसे मजबूत सल्तनत थी, इसे एक के बाद एक ऐसे काबिल और नेक हुक्मरान मिले जो इसकी शान शौकत को मजीद बढ़ाते चले गए, जिसने इस वक्त की सुपर पावर यानी कि मंगोल और सलेबियों की नींदें हराम कर दी थी और इन्हें बताया कि जंगें सिर्फ तलवारों से नहीं बल्कि सोच और तदबीरों से भी जीती जाती हैं, क्योंकि मंगोलों के पास खूनखार किस्म की फौज थी, तलवारें और जंगी हिकमत अमली तो मौजूद थी जो इन्हें फतुहात पर फतुहात देती चली गई। लेकिन किसी भी मुल्क को फतह करने के बाद इनके पास इस मुल्क को चलाने के लिए कोई निज़ाम मौजूद ही नहीं था, जो बाद में खिलाफत उस्मानिया ने इस्लामी कवानीन को अपनाते हुए इस जमहूरी दुनिया को दोबारा से याद करवाया। तो शुरुआत होती है चंगेज खान के कुर्दिस्तान पर हमले से, जब इस हमला के बाद यहाँ के कुछ चरवाए नकल मकानी करके अपने एक सरदार की ज़ेरे निगरानी तुर्की के इलाके अनातोलिया में पहुंच गए और इस सरदार का नाम था अर्तुगरुल। जी हाँ, वही अर्तुगरुल गाजी जिस पर यह पूरी ड्रामा सीरियल मौजूद है। ये 100 खानदान थे और 400 घुड़सवारों का बड़ा लश्कर था। अनातोलिया के इलाके पर इस वक्त सल्जोती सल्तनत कायम थी, जो कि बार बार इस वक्त की सुपर पावर के हमलों यानी कि रोमी फौज और तातारी यानी चंगेज खान की औलाद के हमलों की वजह से बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी थी। सुल्तान अल्प अरसलान जैसे अजीम हुक्मरान ने सल्तनत की बुनियाद रखी थी। जब अर्तुगरुल यहाँ पहुंचे तो इस वक्त भी सल्जोती फौज और रोमी फौज की आपस के अंदर लड़ाई जारी थी। अर्तुगरुल ने इस वक्त कमजोर और हक का साथ देने का फैसला किया और सल्जोती फौज के हुक्मरान अलाउद्दीन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर रोमियों से इस तरह से लड़े कि इन्हें भागने पर मजबूर कर दिया, जिसके बाद सुल्तान अलाउद्दीन ने खुश होकर अनातोलिया की मगरबी सरहदों को अर्तुगरुल और इनके खानदान को देने का फैसला किया, जिसके बाद इन्हें अपने ज़ेरे अतात रहने वाला एक अतादी भी मिल गया। और वैसे भी अर्तुगरुल एक इंतहाई ज़हीन, ईमानदार और वफादार इंसान थे। वो हमेशा अलाउद्दीन के साथ हर बगावत के मौके पर कंधे से कंधा मिलाकर लड़ते रहे, लेकिन खुद कभी बगावत नहीं की, क्योंकि वफादारी इनके खून के अंदर शामिल थी और वो हर मार्के पर सुल्तान अलाउद्दीन के साथ रहे। 1258 में चंगेज खान के पोते हलाकू खान ने बगदाद पर हमला करके सही मानों में खून की नदियां बहा दी। इसने नौजवानों को कत्ल करके इनकी खोपड़ियों के मीनार बनाए, औरतों और बच्चों को कैद कर लिया, इल्म और फनून की किताबों को आग लगा दी और इन्हें पानी के अंदर बहा दिया। जिसके बाद ऐसा लगा कि मुसलमान एक कौम के तौर पर कभी भी तारीख में दोबारा कभी अपना खोया हुआ मकाम हासिल नहीं कर पाएंगे। मगर फिर 1258 में अर्तुगरुल के यहाँ एक लड़का पैदा हुआ जिसका नाम उस्मान रखा गया। ये ज़हानत, इखलाक और वफादारी में अपने वालिद के ही जैसे थे और इन्होंने ही आगे चलकर खिलाफत उस्मानिया को कायम किया, जिसकी बुनियादें सुल्तान अर्तुगरुल ने पहले ही रख दी थीं। ऐसी सल्तनत जिसका मुकाबला करने की ताकत यूरोप और एशिया की किसी फौज के अंदर नहीं थी। सन 1300 के अंदर तातारियों ने सल्जोती सल्तनत पर हमला कर दिया, जिसमें सुल्तान अलाउद्दीन मारे गए और इस तरह से उस्मान सल्जोती सल्तनत को चलाने के लिए खुद मुख्तार हो गए। इसी मौके का फायदा उठाकर तुर्क सरदारों ने रूमी सल्तनत के साथ मिलकर सल्जोती सल्तनत पर हमला करके इसे खत्म करने का मंसूबा बनाया, जो कि इनकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई, क्योंकि इसके बाद उस्मान ने एक एक करके इनके तमाम इलाके फतह करना शुरू कर दिए। रोमियों ने बदतरीन शिकस्त के बाद तातारियों को उस्मानी सल्तनत पर हमला करने के लिए उकसाया, जिसके जवाब में उस्मान ने अपने बेटे और अगले सुल्तान ओहान गाजी को फौज की कमान देकर भेजा, जिन्होंने तातारियों को ऐसी इबरतनाक शिकस्त दी कि इनकी दोबारा हमला करने की जुर्रत न हुई। सुल्तान उस्मान को मौजूदा तुर्की के शहर भरोसा में दफन किया गया और इनके बेटे ओहान गाजी ने इस शहर का मुआसरा करके इसे भी फतह कर लिया और यहाँ पर इस्लाम की तारीख और तरवीज और इस्लामी कवानीन को नाफिज कर दिया।
جس کے بعد یہ فتوحات کا سلسلہ یوں بڑھا کہ عثمانیہ سلطنت 3 بر اعظموں تک پھیل گئی اور اس کی خلافت کا مرکز تھا ترکی۔ اس خلافت کے اندر موجودہ دور کے آرمینیا، عراق، شام، اردن، فلسطین، بلغاریہ، یونان، مکہ اور مصر جیسے علاقے شامل تھے، اور یہ خلافت 1924 تک قائم رہی۔ 1923 میں پہلی جنگ عظیم کے بعد خلافت عثمانیہ کی مخالف اتحادی فوجیں یعنی کہ فرانس، جرمنی اور برطانیہ نے زبردستی ترکی کے سلطان کو گھیر کر ان سے ایک معاہدہ کیا کہ اگر اپنی سلطنت کو حملے سے بچانا چاہتے ہو تو امن کے لیے ہماری شرائط ماننا پڑیں گی، اور وہ شرطیں ہیں یہ 100 سالہ معاہدہ جسے کہتے ہیں معاہدہ لوزان۔ اس معاہدے پر مصطفیٰ کمال اتا ترک نے دستخط کیے اور یہ 100 سالہ معاہدہ ہو گیا۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد برطانوی فوج نے اپنے ایک شاطر اور چلاک جاسوس کو عرب لوگوں کے اندر خلافت عثمانیہ کے خلاف بغاوت کے لیے کچھ اس طرح سے داخل کیا کہ وہ تمام دینی علوم، عرب کے رسم و رواج اور کمزوریوں سے اچھی طرح سے واقف تھا۔ اس کا نام تھا لارنس آف عربیہ، اور اس نے عربوں کا اعتماد حاصل کرنے کے بعد خود کو ان کا عالم اور مینٹور بنا لیا۔ یہ عربوں سے کہنے لگا کہ کیا تم لوگوں کے اندر غیرت نہیں ہے کہ تمہارے گھر پر